गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं एन के सिंह विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, इस घंटे के सेशन में आप मेरे साथ विज्ञान विषय के साथ यानी कि साइंस के साथ रहेंगे। और विज्ञान विषय के साथ अगर हम रहेंगे तो सबसे पहले हमें चर्चा कर लेनी चाहिए कि विज्ञान के विषय के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, या आपके सिलेबस के अंतर्गत विज्ञान में क्या बातें कही गई हैं। पहले उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद एक एक टॉपिक को हम लेके उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिलेबस के अंतर्गत बात करूं विज्ञान को लेके, ठीक है, तो आप जानते हैं बेसिकली आपको दो चीजें, यानी कि अगर मैं प्राइमरी लेवल पे बात करूंगा और दूसरा मैं बात करूंगा जूनियर लेवल पे। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे बात करूंगा और जूनियर लेवल, दोनों लेवल पे मैं बात करूंगा कि इन दोनों में आपका विज्ञान को लेकर, उसके सिलेबस को लेकर क्या बातें कही गई हैं या किसके अंतर्गत हम जो है इसको पढ़ेंगे। अगर प्राइमरी लेवल के अंतर्गत अगर हम विज्ञान को देखें, अगर हम प्राइमरी लेवल के अंतर्गत विज्ञान को देखें तो इसमें केवल एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, उसके बाद लिखा गया है जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है आपका जंतु, और उसी में एक टॉपिक और ऐड किया है, भोजन एवं स्वास्थ्य। ठीक है, भोजन एवं स्वास्थ्य। तो ये जो आपका टॉपिक दिया गया है, ये सिलेबस के अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा प्राइमरी लेवल का, तो ये एनवायरमेंट के अंतर्गत दिया गया है, पर्यावरण के अंतर्गत दिया गया है, और लिखा हुआ है वहां पे क्या, पेड़ पौधे एवं जंतु। अगर पेड़ पौधे की बात किया है तो इसका मतलब है कि वह बॉटनी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है या वनस्पति विज्ञान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। अगर वह जंतु यहां पे एक शब्द दे दिया तो इसका मतलब यह है कि हमको पूरा जो है जूलॉजी को यहां पे क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। यानी कि जंतु और अगर पेड़ पौधों की बात करें तो ये सामूहिक रूप से आपके किसके टॉपिक आ जाते हैं, ये बायोलॉजी के अंतर्गत ये टॉपिक आ जाते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का आशय ये है कि प्राइमरी लेवल पे जो है, प्राइमरी लेवल पे जो है हमको पूरे बायोलॉजी को कवर करना है। और यहां पे भी टॉपिक दिया है भोजन। भोजन को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत कवर करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद स्वास्थ्य यानी कि ह्यूमन हेल्थ, जिसके अंतर्गत हम पोषण की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा की बात करेंगे, और वो कैसे हमारे वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, उन सारी चीजों पे हम परिचर्चा करेंगे। तो ये तो रहा आपका प्राइमरी लेवल की बात। अगर मैं करूं, अगर मैं जूनियर लेवल की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं जूनियर लेवल की मैं बात करूं तो उसमें आप देखेंगे विज्ञान वर्ग के अंतर्गत, विज्ञान वर्ग के अंतर्गत बेसिकली हमको बायोलॉजी को भी कवर करना है, हमको बायोलॉजी को भी कवर करना है, उसके बाद हमको फिजिक्स को भी कवर करना है, उसके बाद हमको केमिस्ट्री को भी कवर करना है। यानी कि विज्ञान के जो तीनों पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स को हमको कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इन तीनों भागों को उसने इंक्लूड किया है, इन तीनों भागों को उसने समाहित किया है। तो इस वजह से इसको यानी कि जूनियर लेवल को कवर करने के लिए हमको पूरा जो है साइंस एक बार कवर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, पिछले साल के अगर पेपर का आप अवलोकन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बायोलॉजी से इसमें से सर्वाधिक संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं सर्वाधिक संख्या में, और सबसे लास्ट में आता है आपका केमिस्ट्री से। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि हमको पढ़ना क्या है, तो हमको जूनियर लेवल या प्राइमरी लेवल के अंतर्गत एक तरीके से हमको पूरे साइंस को हम कवर करेंगे। कोई भी कोना आपका छूटने नहीं पाएगा। लेकिन जितना मैं बताते चल रहा हूं उतना केवल आप डेली जो है उसको कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने चर्चा कर लिया सिलेबस के बारे में। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज थोड़ा सा मैं विज्ञान की जो मूलभूत बातें हैं, विज्ञान की जो मूलभूत बातें हैं,
या विज्ञान की जो हम बेसिक कर सकते हैं फंडामेंटल, उस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा और उसके बाद सीधे से टॉपिक पे आ जाऊंगा और एक एक टॉपिक करके उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखना शुरू करिएगा फुली कंसंट्रेट होके। साइंस शब्द की अगर मैं बात करूं, विज्ञान शब्द को, ठीक है, तो विज्ञान शब्द जो है या साइंस शब्द जो है, यह लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और वह शब्द है आपका साइंटिया। ध्यान से समझेंगे, वो शब्द है वह आपका साइंटिया। साइंटिया जो है इससे मिलकर बना है, या हम कह सकते हैं साइंटिया से बना हुआ है शब्द साइंस। और साइंटिया का मतलब होता है या सिंटिया का मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब होता है नॉलेज। ध्यान से समझेंगे, हमने कहा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सिंटिया से हुआ है। किससे हुआ है आपका? सिंटिया शब्द से हुआ है। और सिंटिया शब्द का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। क्या बोल सकते हैं? ज्ञान। या फिर हम कहें कि सिंटिया जो है इसका मतलब टू नो भी होता है। क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, क्या मतलब होता है? जानना। ध्यान से समझेंगे, अभी मैं केवल विज्ञान विषय के बारे में आपको फंडामेंटल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विज्ञान कहा किसे जाता है। तो हमने कहा कि ये जो साइंस है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया। इस सिंटिया से लिया गया है और सिंटिया का मतलब होता है टू नो, यानी कि आपका जानना। ठीक है, तो अब यहां पे ही ये सवाल उठ जाता है कि अगर विज्ञान के अंतर्गत हम कह दें कि अगर किसी चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करें, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, तो वही बन जाता है एक्चुअल में क्या? आपका साइंस। वही एक्चुअल में आपका क्या बन जाता है? साइंस। यानी किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो वही एक्चुअल में बन जाता है आपका क्या? साइंस। लेकिन केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा। अगर हम अपने परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन करें, उसमें थोड़ा सा परिमार्जन करें, तो हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप कक्षा 5 से पढ़ते चले आ रहे होंगे। अगर साइंस की परिभाषा की मैं बात करूं तो आप कहते हैं कि ये जो जानने की कोशिश हमारी है ये हमेशा क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। किस तरीके से होनी चाहिए? क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? साइंस कहेंगे। अन्यथा उसको हम साइंस का नाम नहीं देंगे। यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं वो जो नॉलेज है, वो जो आप तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा सिस्टमैटिक होनी चाहिए, वो हमेशा क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो अगर मैं कहूं मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर किसका बना होगा या मार्कर क्या है? ठीक है, तो ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मार्कर किसका बना हुआ है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये मार्कर जो है ये प्लास्टिक से बना होगा। ठीक है, प्लास्टिक से बना होगा, तो ये आप जान लिए। लेकिन ये अभी आपका संपूर्ण ज्ञान नहीं है, यानी कि अभी इसको आप विज्ञान के अंतर्गत नहीं रखेंगे। लेकिन जब हम यही क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि ये मार्कर अगर यह प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक किसका बना होगा? तो प्लास्टिक किसका बना होगा? तो आप बोलेंगे प्लास्टिक पॉलीथीन का बना होगा। यानी कि अब मैं एक एक करके क्रमबद्ध तरीके पे आ रहा हूं, एक एक करके मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम कहेंगे कि ये प्लास्टिक किसका बना है, तो आप बोलेंगे पॉलीथीन का बना होगा। हम कहेंगे पॉलीथीन किसका बना होगा, तो आप कहेंगे एथिलीन का बना होगा। हम कहेंगे एथिलीन किसका बना होगा, आप कहेंगे अणुओं से मिलकर बना होगा। हम कहेंगे अणु किससे मिलकर बना होगा, तो आप कहेंगे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। और जब हम कहेंगे परमाणु किससे मिलकर बना होगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आगे हम नहीं बांट सकते। यानी इस मार्कर का हमने क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर लिया। और जब किसी भी वस्तु का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो वही बेसिकली हमारा क्या कहला जाता है? आपका वह साइंस कहला लेता है।
वही आपका क्या कहलाता, आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर मैं एक बार फिर से अगर कहना चाहूं, साइंस शब्द लैटिन भाषा शब्द साइंटिया से बना है, और इस सेंटिया शब्द का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि जानना। जब किसी भी वस्तु के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करते हैं तो वह विज्ञान बन जाता है, अर्थात वह साइंस बन जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब देखना हमको ये है कि साइंस के अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है, क्या क्या चीजें हम साइंस के अंतर्गत कवर करेंगे, तो देखिएगा साइंस के बेसिकली 3 पार्ट्स को हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला पार्ट जो हमारा बनेगा उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर मैं हिंदी की मैं बात करूंगा तो इसको बोला जाता है आपका जीव विज्ञान। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका जीव विज्ञान कहते हैं। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं साइंस को, तो उसका मतलब होता है फिजिक्स। क्या होता है, फिजिक्स होता है, और फिजिक्स का मतलब होता है आपका भौतिक विज्ञान। उसको हम क्या बोलेंगे, आपका भौतिक विज्ञान। और जो तीसरा पार्ट हम साइंस के अंतर्गत कवर करेंगे वो हमारा क्या है, केमिस्ट्री होगा, यानी कि जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, रसायन विज्ञान बोलेंगे। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आपका रसायन विज्ञान कहेंगे। तो कुल मिला के हमको विज्ञान के तीनों पार्ट्स को जो है आपका क्या करना है, कवर करना है। बायोलॉजी को भी कवर करना है, फिजिक्स को भी कवर करना है, केमिस्ट्री को भी कवर करना है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को फॉलो करेंगे, देखिएगा किसी भी तैयारी के लिए 2 मूलभूत बातें जाननी बहुत जरूरी होती हैं, समझनी बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 चीजों का होना बहुत अनिवार्य है। पहला, उस विषय वस्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिस भी आप विषय की या जिस भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस आपके जहन में हमेशा होना चाहिए, आपके माइंड में हमेशा वह बसा होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। और जब सिलेबस आपको पता चल जाए उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, यानी कि पिछले साल का जो पेपर है, उसको आपको रीड करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़े हुए, समझे हुए आप आगे के रास्ते को तय नहीं कर सकते। यानी कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह रास्ता सही है कि गलत है, या जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं मेरे लेवल का है कि नहीं है, ये सारी चीजें बताने का काम कौन करता है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर करता है। यानी प्रीवियस पेपर के द्वारा ही हम बता पाते हैं कि कोई चीज हम जो पढ़ रहे हैं वह सही तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं बात ये कर रहा था कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर का अवलोकन करेंगे तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि आपके एग्जाम में सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी से लेके पूछे जाते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले साल पेपर में आप देखेंगे इंसुलिन के बारे में पूछा गया था, विटामिन के बारे में पूछा गया था, प्रोटीन से होने वाले रोगों के बारे में पूछा गया था। तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस को आपको टच करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन का स्तर आसान था कि या कठिन था। हालांकि जूनियर में साइंस का स्तर जो होता है बहुत अच्छा होता है, उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। वो एक तरह से जान लीजिए कि सिविल का जो क्वेश्चन का पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन बनाता है जूनियर लेवल का। ठीक है, तो हम सारी चीजों को कवर करेंगे। तो हमने कहा है कि बायोलॉजी से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के बाद आता है आपके फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का नंबर, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ मात्रा में आपके केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो एसिड बेस आपके दिया गया है, यानी कि अम्ल क्षार लवण के बारे में पूछा जाएगा। आपके धातुओं के बारे में, यानी कि मेटल के बारे में आपके सिलेबस में मेंशन किया है, धातु के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कार्बनिक यौगिकों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वह भी आपके सिलेबस में उसको इंटर किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं
हम एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन आप जो है ये सारी चीजों को जो हम कवर करेंगे वो प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे, यानी कि प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता आपको देनी है बायोलॉजी को, उसके बाद देनी है फिजिक्स को, उसके बाद देनी है आपको केमिस्ट्री को। और पढ़ते समय भी आपको ये चीज ध्यान देना है, यानी कि अगर आप सिलेबस पे चले जाएंगे तो ऐसा कोई सिलेबस, ऐसा कोई आपका विषय नहीं बचा है जिसको आपके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि आपका जीएस का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, हमें नहीं लगता है कि जो आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है सिलेबस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके बारे में पूछा नहीं गया है। तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रायोरिटी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम कहां कम पढ़ के ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, उस चीजों के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी को कवर करेंगे, फिजिक्स को, उसके बाद किसको कवर करेंगे, हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे और एक एक करके सारे जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं, पढ़ने का तरीका हमारा ये रहेगा कि मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद हर 10 दिन पे या हफ्ते भर पे मैं एक क्वेश्चन की श्रृंखला मेरे पास रहेगी। ठीक है, वो संभावित क्वेश्चन रहेंगे आपके, और उन संभावित क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवाते चलूंगा, और जो पिछले साल के क्वेश्चन आए उसको भी मैं वहां पे रिलेट करके बताने का प्रयास करूंगा। तो वो जो संभावित क्वेश्चन रहेगा मैं इस तरीके से सेट करूंगा, प्रयास यही रहेगा कि आने वाले आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन को वह समाहित कर ले, वहां से आपके क्वेश्चन वहां से आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। आज शुरुआत हम करते हैं किसको लेके, बायोलॉजी से लेके शुरू करते हैं। ठीक है, साइंस को मैं बायोलॉजी से मैं शुरुआत करता हूं। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को हमको बोलना क्या है हिंदी में, हमको इसको कहना है जीव विज्ञान। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान जो होता है बेसिकली, पहले थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक चीजें। बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है यह कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से शब्द होते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द आपका होता है बायोज, क्या बोलते हैं इसको, बायोज। और दूसरा शब्द जिससे मिलकर बना होता है इसको बोला जाता है लोगस। क्या बोलते हैं इसको, लोगस। ठीक है, बायोलॉजी जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। वह पहला है आपका बायोज और दूसरा होता है आपका लोगस। बायोज का मतलब होता है लाइफ, क्या मतलब होता है, लाइफ। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, क्या मतलब होता है इसका, स्टडी। फिर से सुनेंगे, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोज, दूसरा क्या, लोगस। बायोस का मतलब क्या, लाइफ, लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। अगर इसको हम देखना चाहें तो लाइफ का मतलब होता है जीवन, क्या होता है आपका, जीवन। और स्टडी का मतलब होता है क्या, आपका अध्ययन, क्या होता है आपका अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है यह शब्द ही अपने आप में एक डिफिनीशन बता रहा है, अपने आप में परिभाषा बता रहा है। कैसे, देखिएगा, यानी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। किस चीज का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। किस चीज का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। वह हमारा विषय वस्तु क्या कहलाता है, वह हमारा विषय वस्तु बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, जीवन का अध्ययन करेंगे, वह क्या कहलाएगा, वह बायोलॉजी कहलाता है, वह जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन था आपका। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मेरी आदत है, मैं जब पढ़ाता रहूंगा तो जो जो क्वेश्चन आपका पुटअप होने वाला होगा या संभावित रहेगा उसके बारे में भी मैं चर्चा करता रहूंगा। ठीक है, अगर यहां से मैं क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, तो जीवन का अध्ययन तो हम करेंगे, लेकिन जीवन का अध्ययन करते समय हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि जीवन केवल 2 चीजों में होता है। जीवन यानी कि लाइफ केवल 2 चीजों में होता है, या तो वह प्लांट रहेगा या तो वह क्या रहेगा, एनिमल रहेगा। और
कोई इस पृथ्वी पे, इस जगत में कोई भी आपका ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं है जिसके अंतर्गत जीवन पाया जाए। या तो हम बात करेंगे जंतुओं को, या तो हम बात करेंगे किसकी, वनस्पतियों की, क्योंकि जीवन केवल इन्हीं दोनों में पाया जाता है। तो हम कहेंगे ये जो बायोलॉजी होता है यह पुनः आगे चलकर, ध्यान समझेंगे, ये जो बायोलॉजी होता है यह बायोलॉजी के अंतर्गत, हमने कहा कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, लाइफ का अध्ययन करेंगे, जीवन का अध्ययन करेंगे। और लाइफ केवल दो चीजों में होता है, या तो जंतुओं में होता है, या तो किसमें होता है आपका, वनस्पतियों में होता है। या तो जंतुओं में होता है या किसमें होता है आपका, वनस्पतियों में होता है। इसके अलावा कोई भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, अगर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, तो वह जो है विज्ञान कहलाता है जूलॉजी। वो क्या कहलाता है आपका, जूलॉजी कहलाता है। अगर हम बायोलॉजी के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं तो वह हमारा कहलाता है क्या, वह हमारा कहलाता है बॉटनी। वो हमारा क्या कहलाता है, बॉटनी, यानी कि वह कहलाता है हमारा वनस्पति विज्ञान। फिर से मैं बात करूंगा, यहां पे देखिएगा, हमने कहा कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन केवल दो चीजों में होता है, या तो जंतुओं में या फिर किसमें, वनस्पतियों में होता है। जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो जूलॉजी, और अगर वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे तो बॉटनी कहलाएगा, यानी कि वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, अब मैं यहां से मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी यहां से बनती है। इस फंडामेंटल जो यूनिट है, यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होता है आपके एग्जाम में, जो पूछे गए हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिएगा, अब यहां पे छुपा हुआ क्या है, देखिएगा, छुपा हुआ यहां पे है कि बायोलॉजी के अंतर्गत हमने कहा जिसके अंतर्गत जीवन पाया जाएगा उसका अध्ययन करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि बायोलॉजी जो के अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। और जीवधारियों का मतलब है जिसमें जीव पाया जाता हो, जिसमें लाइफ पाई जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवधारी। और जब कभी भी हम जीवधारी शब्द का उल्लेख करें तो आपके दिमाग में हमेशा जंतु और वनस्पति दोनों आने चाहिए। कभी भी अगर हम आपके जीवधारी शब्द का उल्लेख करें तो आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए, प्लांट और साथ ही साथ एनिमल, दोनों का फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के अंतर्गत। लेकिन हमने कहा है कि विज्ञान वह शाखा होती है जब हम किसी चीज के बारे में क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि जीवधारी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति हुआ तो उसका विकास कैसा हुआ, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विकास हुआ तो उसकी रचना कैसी है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहां तक कि अगर कोई भी जीव मर गया है, मृत्यु हो गई हो उसकी, उसके बारे में भी अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। यानी कि उस जीव के अगर मृत्यु भी हो गई है तो उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और यही आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। यही आपका पॉइंट क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। हम अध्ययन करते हैं, पहला ऑप्शन है केवल सजीवों का, दूसरा ऑप्शन है केवल निर्जीवों का, दूसरा आपका है सजीवों और क्या आपका निर्जीवों का, और चौथा आपका क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको ये पॉइंट कि इसमें हम सजीव तो रहेगा, जब जंतु तो अध्ययन करेंगे ही, और जब वह मर जाएगा यानी कि जब उसमें जीवन नहीं पाया जाएगा तो भी उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्योंकि विज्ञान क्या करता है, आपका विज्ञान आपकी क्रमबद्धता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वो क्या करता है, आपका प्रदर्शित करने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हमने बता दिया कि आपको जूलॉजी को पढ़ना है और क्या पढ़ना है, आपका वनस्पति को पढ़ना है। तो क्वेश्चन पे हमने आया था तो हमने बता दिया कि इसमें आपको मृत्यु के बारे में भी आप इसको पढ़ेंगे। यानी कि कोई जीव की अगर मृत्यु भी हो गई है उसको भी आप
बायोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। आगे हम बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक एक्चुअल में थे। एक का नाम था आपका लैमार्क और दूसरे का नाम था आपका ट्रेविरेनस। दूसरे का नाम क्या था आपका? ट्रेविरेनस। तो दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द के बारे में 1802, ठीक है, 1802 ईस्वी में आपका सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जो है आपको बताने का प्रयास किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले किसने आपका बताया। तो इसमें आपका लैमार्क और ट्रेविरेनस का नाम याद होना चाहिए कि लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द जो है इसको उसने बताया। बायोलॉजी के बारे में और जानने की कोशिश करें तो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं आपके अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का, जीव विज्ञान का आपका पिता कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो अरस्तु यानी कि जो एरिस्टोटल हैं उनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का लगभग जो है 500 प्रकार के जंतुओं को सबसे पहले सुव्यवस्थित करने का काम किया, उनके कैरेक्टर के बारे में बताने का प्रयास किया, उनके रचना के बारे में बताने का प्रयास किया। इसी वजह से जो है अरस्तु को बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। यानी कि अगर आपका पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है तो फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है आपके? अरस्तु हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तब भी आपका नाम क्या होना चाहिए? अरस्तु आना चाहिए। और अगर पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है तो एक पॉइंट आपको यहां पे याद करना पड़ेगा और उनका नाम है आपका थियोफ्रेस्टस। क्या नाम होता है आपका? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस महोदय जो हैं यह वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, जबकि जूलॉजी और बायोलॉजी के पिता यानी कि फादर कौन है तो हम नाम क्या देंगे उनका? अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु को बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के बारे में जो है इन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया, जबकि थियोफ्रेस्टस महोदय ने बॉटनी के बारे में बताया, समझाया। इस वजह से जो है थियोफ्रेस्टस को जो है आपका वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के यहां पे 4 नाम हो गए, ठीक है। पहला नाम आपको ये याद होना चाहिए कि बायोलॉजी के फादर कौन, तो आपको पता होना चाहिए अरस्तु। अगर हम पूछेंगे जंतु विज्ञान के पिता कौन तो अरस्तु। अगर हम पूछेंगे वनस्पति विज्ञान के पिता कौन तो थियोफ्रेस्टस। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है तो आप आंसर देंगे लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क एक्चुअल में फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जो है एक्चुअल में जो आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने सबसे संयुक्त रूप से 1802 में जो है बायोलॉजी शब्द की उपादेयता के बारे में बताया। इसी वजह से कहा जाता है कि लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम है तो यहां पे बता सकते हैं। आगे हम मूव करें, ठीक है, आगे हम मूव करें, ठीक है। यहां तक कोई अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए रूम मिश्रा जी, नूर अंसारी जी, चलिए आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आप सभी लोगों को आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो एक किताब है, एक बुक है, ठीक है, वो आपको नाम याद होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि जो अरस्तु नामक वैज्ञानिक हैं, यानी कि जिनको मैं अरिस्टोटल कह रहा हूं, ठीक है, अरिस्टोटल जिनको मैं नाम दे रहा हूं, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है एक बुक लिखा और उस बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम, ठीक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। हिस्टोरिका एनिमेलियम या कहीं कहीं पे आपका हिस्टोरिया भी लिखा रहता है, तो उसमें कोई भी
दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों बात एक है। बस इतना याद रखिएगा, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हिस्टोरिका एनिमेलियम नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने लगभग 500 प्रकार के जीवों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, 500 प्रकार के जीवों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इसी कारण से अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर हम कहेंगे फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों कहा जाता है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं थियोफ्रेस्टस, ठीक है, तो इनकी भी एक बुक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थियोफ्रेस्टस की जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। तो हिस्टोरिका एनिमेलियम नामक बुक किसकी है? तो यह है थियोफ्रेस्टस की। और सेम काम जैसे कि अरस्तु महोदय ने 500 प्रकार के जीवों के बारे में लगभग बताया, तो इन्होंने लगभग 500 प्रकार के वनस्पतियों के बारे में 500 प्रकार के वनस्पतियों के बारे में बताने का सबसे पहले प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि अरस्तु या थियोफ्रेस्टस से पहले वनस्पति या जीव नहीं थे, उस समय जीव थे, जंतु थे, वनस्पतियां थी, लेकिन अरस्तु और थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले उनको व्यवस्थित करने का काम किया, उनमें क्रमबद्धता प्रदान किया। इसी वजह से जो है आपका थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और सबसे पहले जो है 500 प्रकार के वनस्पतियों के बारे में बताने का प्रयास किसने किया? तो थियोफ्रेस्टस ने किया। और 500 प्रकार के जंतुओं को व्यवस्थित करने का काम जो है अरस्तु ने किया। किस बुक में किया? हिस्टोरिका एनिमेलियम नामक बुक में किया। इसी वजह से जो होता है इनको यानी कि अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब आगे जो है कल से मैं पूर्णतया टॉपिक पे आ जाऊंगा और पहला टॉपिक जो है जूलॉजी का, जिसको सेल कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और जहां से अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में कि प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन सा कोशिका का अंग होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बना के दिया था अगर मिलान करने के लिए, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके कोशिका के अंतर्गत आएंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहां होता है, प्रोटीन का निर्माण कहां होता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको देखेंगे कल। लेकिन आज जितनी चीजें हमने आपको मूलभूत चीजें बताई हैं, बेसिक चीजें बताई हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। उसको जो है उसके बारे में आप रिवीजन करते रहेंगे। पहली शर्त यह है बायोलॉजी पढ़ने का या साइंस पढ़ने का कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं वह डेली टू डेली जो है आपको रिवीजन करना चाहिए। आगे बढ़ने की कोशिश मत करिएगा, आगे पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, केवल इतना कोशिश करिएगा मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना केवल आप कवर करते चले। ठीक है, अगर इतना आप करते रहेंगे तो साइंस जो है बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उसको कमेंट में कर दीजिएगा।